बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फजल शहबाज खान। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज मैं ये सोच रहा था कि एक ऐसे टॉपिक की बात की जाए कि जिसका अगर इस्तेमाल आम दिनों में गौर किया जाए तो बहुत ज़्यादा भी है और कुछ ऐसा पढ़ा जाए कि जिसका इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश के अलावा रिटन इंग्लिश में ख़ास तौर पे टेस्ट प्रिपरेशन करते हुए और बहुत सारे उमूर में और कई लेवल्स में आपने जिन्हें पढ़ा भी है उस पर आपको इसका फ़ायदा मिले। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंडीशनल्स की, और जैसे ज़ाहिर है कि दूसरे लफ्ज़ों में मुकम्मल तौर पे अगर कहा जाए सो वी कॉल इट कंडीशनल सेंटेंसेस, जिससे जाहिर है कि अगर कंडीशनल के वर्ड को देखा जाए तो दैट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड कंडीशन। द वर्ड मीन्स शर्त। सो आई एम टॉकिंग अबाउट शर्तिया जुमले, यानी वो जुमले, वो स्टेटमेंट्स कि जिनके एक हिस्से में शर्त मौजूद हो और जिसके दूसरे हिस्से में आप उस शर्त का जो नतीजा है उस पर बात करें। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, आइए मुलाज़ा करते हैं। अच्छा देखें, इससे पहले हम कंडीशनल की तीन, वैसे तो कई इकसाम हैं, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ कंडीशनल्स, बट आज के इस कॉम्पैक्ट लेक्चर में मैं आपको एट वन गो तीन अहम तरीन काइंड्स यहाँ पर कंडीशनल की आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो मेजरली आपके हर लेवल के इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगी, एप्टीट्यूड इंग्लिश के इशू को रिजॉल्व करेगी, और ज़ाहिर है कि टेस्ट प्रिपरेशन का सीज़न भी ऑन है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फैज़ियाब ज़रूर होंगे, आप इससे फैज़ियाब बहुत होंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं, हियर वी गो। स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, तो स्ट्रक्चर इसका शुरू होता है इफ से। विद दैट वी फॉलो अ स्टेटमेंट। अच्छा, इस स्टेटमेंट के फौरन बाद वी यूज अ कंजंक्शन। उप्स, मैंने इसे क्या कहा? कंजंक्शन। जी हाँ, कंजंक्शन की ही जगह पर हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। यानी बेसिकली अगर स्पोकन इंग्लिश में देखा जाए तो ये वो जगह है जहाँ पर हम अमूमन इंग्लिश का वर्ड सो, क्योंकि उर्दू में तो का वर्ड यहाँ पर सुनाई देता है, तो शुरुआत में हम इफ यानी अगर से स्टार्ट करते हैं, फिर एक सेंटेंस हम फॉलो करते हैं, फिर हम स्पोकन इंग्लिश में सो का इस्तेमाल करते हैं, रिटन में कॉमा, और इवेंचुअली हम एक और स्टेटमेंट यहाँ पर यूज करते हुए फुल स्टॉप पर अपना स्टेटमेंट खत्म कर देते हैं। वैसे ये बात भी मैं आपको हाथ के हाथ बताता चलूँ। इफ क्लॉज, जो कि इफ का सेंटेंस है, मैं इसके लिए लिख भी देता हूँ, आई कॉल इट if clause, and I call this at the same time the resulting clause, जिसको ज़ाहिर है कि कॉमन लैंग्वेज में मेन क्लॉज कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इस एक सेंटेंस में, इस एक स्ट्रक्चर में, इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, इसको समझना जरूरी है। देखिए, एक तो इफ क्लॉज जो है उसके साथ जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो हमेशा या तो पॉजिटिव का स्टेटमेंट होगा, यानी जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, या तो नेगेटिव का स्टेटमेंट होगा। पहले तो ये समझना है, यानी इफ क्लॉज के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो दो में से एक होगा, या तो पॉजिटिव का या तो नेगेटिव का, यानी अफर्मेटिव यानी नेगेटिव, इनमें से एक। बट व्हेन इट कम्स टू द मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज में अगर के जुमला अफर्मेटिव और नेगेटिव का है तो फिर तो फुल स्टॉप पर खत्म होगा, मेन क्लॉज की बात हो रही है। लेकिन मेन क्लॉज सिर्फ दो पार्ट्स की बात नहीं करता, मेन क्लॉज बात करता है मजीद जितने भी सेंटेंसेस हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, मेजर टाइप्स में से, जिनमें इंट्रोगेटिव का सेंटेंस भी है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस भी है, वो सब यहाँ आ सकते हैं। यानी अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आ जाता है, और एडवर्ब, जिसे हम पूरे पाकिस्तान में WH वर्ड कहते हैं, यानी अगर WH वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस फुल स्टॉप की जगह आप क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन विच यू ऐड एट द मेन क्लॉज। द पॉइंट इज, सवाल भी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ स्टेटमेंट आएगा। यहाँ स्टेटमेंट भी आ सकता है और
क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये तो पहले तो क्लियर कर लीजिए। एक और बात क्लियर कर लेते हैं इससे पहले कि हम अपने सेंटेंसेस बनाएं। इफ क्लॉज शुरू में दिख रहा है, मेन क्लॉज बाद में, ऐसे है ना, लेकिन ये पत्थर पे लगी हुई जितनी सीधी बात नहीं है। द पॉइंट इज इफ क्लॉज बाद में भी लिखा जा सकता है, यानी हम कॉमा के बाद इफ लगाएंगे। इफ क्लॉज ऐसे ही उठाकर हम कॉमा के बाद लिख सकते हैं, और हम अगर चाहें तो मेन क्लॉज शुरू में यूज कर सकते हैं। स्टिल यहां फुल स्टॉप और यहां पर क्वेश्चन मार्क इफ क्लॉज को देखकर नहीं लगेगा, चाहे इफ क्लॉज यहां लिखा हो या यहां लिखा हो। यहां पर जो पंक्चुएशनल मार्क, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क आप यूज करेंगे, जो भी, वो स्टिल मेन क्लॉज को देखकर होगा, चाहे मेन क्लॉज यहां लिखा हो या यहां लिखा हो। आसान लफ्ज़ों में कहूंगा, हम इंटरचेंज करके भी इसकी अदायगी कर सकते हैं। तो पहले तो स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। इन अ फ्यू सेकंड्स ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू start talking about a statement with the first type. Of course structure लिखा रहेगा और हम स्टेटमेंट का आगाज करेंगे। चलिए, so I can clearly feel कि आप यहाँ पर इस वक्त ये व्यू कर रहे हैं और आपको इस वक्त स्ट्रक्चर में कोई सवाल नहीं है, और अगर है तो प्लीज डू लेट मी नो the way you know in the comment section, as well as of course in the classes, जब आपसे मुलाकात हो, जब भी आप मिलना चाहें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। भारत अब और से देखें, एक और बात बताऊंगा, फिर हम टाइप्स की तरफ आएंगे। मैंने यहाँ पे इफ क्लॉज लिखा है, तो जाहिर है इसमें इफ का होना तो मैंडेटरी है ही, लेकिन इफ एक ऐसा कंजंक्शन है कि जिसकी कैपेबिलिटीज बेशक अलग हैं, अगर, लेकिन इफ का फ्लेवर अगर इसी तरह के मजीद किसी दूसरे कंजंक्शन में है, किसी भी दूसरे कंजंक्शन में है, इफ बाय द वे इज अ कंजंक्शन, तो इफ क्लॉज में इफ की जगह उनका इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जो काम इफ कर रहा है, इफ प्लस डिपेंडेंट क्लॉज, हम वही काम एक और कंजंक्शन, जी हाँ ये कंजंक्शन, इट्स नॉट एडवर्ब दिस टाइम, इट्स कंजंक्शन, हम व्हेन नामी कंजंक्शन से भी ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसी इफ क्लॉज में हम अनलेस और until नामी जो वर्ड्स हैं उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ क्लॉज में जरूरी नहीं कि हमेशा इफ का ही वर्ड यूज किया जाए, प्रोवाइडेड कि आपकी ट्रांसलेशन में अगर का इस्तेमाल होता है, और अगर आप इसको इमेजिन करते हैं अगर के साथ, तो फिर आप इफ यूज करेंगे। लेकिन अगर आप जब के साथ, जब तक के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जब और जब तक, वैसे इसका मतलब होता है जब तक और नहीं दोनों को मिलाया जाए तो अनलेस आ जाता है, तो तब कहीं जाकर आप इफ को रिप्लेस कर सकते हैं, इफ की जगह रिप्लेस कर सकते हैं व्हेन को, और कभी कभी अनलेस को भी। तो ये पॉइंट भी क्लियर रखिएगा कि डिस्पाइट कि किसी सेंटेंस में, किसी रिटन सेंटेंस में, टेस्ट प्रिपेयर्स जो मेरे सामने बैठे हैं एप्टीट्यूड इंग्लिश के खास तौर पे, वो ध्यान से सुनेंगे कि आपके सेंटेंस में कभी इफ लिखा हो और इफ की जगह व्हेन या अनलेस भी लिखा हो, सो यू विल नॉट गेट पजल्ड एंड वुड स्टार्ट टू वंडर कि यार ये जुमला कंडीशनल का तो नहीं है, क्योंकि इसमें इफ तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो भाई इफ नहीं है तो व्हेन तो दिख रहा होगा, अनलेस तो दिख रहा होगा, तो तब भी आप इसे कंडीशनल सेंटेंस ही कहोगे। मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि जो स्ट्रक्चर है वो हमारा जैसे लिखा था वैसे ही लिखा रहे। अब हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। सो लाइक आई सेड, कंडीशनल की मल्टीपल टाइप्स हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इट्स थ्री मेजर टाइप्स। सबसे पहली टाइप जो है, मैं उसका यहाँ पर नाम लिखना चाहूंगा, उसकी बात भी करना चाहूंगा। द फर्स्ट टाइप आई हैव फॉर यू राइट नाउ इज रियल कंडीशनल्स। सिर्फ रियल लिखूंगा तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कंडीशनल्स ऊपर लिख दिया है, चलें ऐसे लिख देते हैं। या इसको मैं अगर कहता हूँ इन द लाइटर मोड, दिस इज टाइप नंबर 1, ठीक है। रियल कंडीशनल इज टाइप नंबर 1, ठीक है जी। अब ध्यान रखिएगा क्या है रियल कंडीशनल, इसको दो तरीकों से देखते हैं। मेरी एक आदत है हमेशा इसको किसी भी टाइप की बात जब मैं कंडीशनल में करता हूँ तो उसके कॉन्सेप्ट को दो हिस्सों में ब्रेक करता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसका टाइम, ये तो देखना चाहिए कि किस टाइम को अपील करता है। टाइम 3 तरह के होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये जान लेना इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किस टाइम पर हम रियल की बात कर रहे होते हैं। तो टाइम की बात की जाए तो रियल कंडीशनल सपोर्ट करता है ऐसे स्टेटमेंट्स को जो कि प्योरली
फ्यूचर के। यानी कुछ लोग लिखने वाले प्रेजेंट टू फ्यूचर भी लिखते हैं, वो भी ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं। यानी एक ऐसी शर्त हमेशा इस क्लॉज में लिखी जाती है, ऐसी शर्त जो यहाँ लिखी जाए जो कि फ्यूचर में ही फुलफिल होगी और उसका रिजल्ट भी फ्यूचर में ही आना। तो एक कंप्लीट पॉसिबल स्टेट को हम यहाँ पर रियल कंडीशनल कहते हैं। स्टेट की बात हो रही थी तो मैं स्टेट भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। अच्छा लगेगा कि आप पहले इसको सुन लें, फिर आपकी फिंगरटिप्स में लेक्चर होगा तो आप इसको पॉज करते करते इसमें से चीज़ें नोट भी करते रहिएगा। फिलहाल अच्छी तरीके से देखिएगा। तो ये तो इसका वक्त हो गया कि किस टाइम के लिए हम रियल यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट इसका एक्चुअली यहाँ पे है, ये क्या शो करता है, किन सिनेरियोज में यूज होता है। कंप्लीटली possible. So this particular type of real conditional actually talks about the state what is completely possible. अब पहले तो ये नोट करें, एक सेंटेंस यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा तो उसको फिर हम सामने देखेंगे। वैसे जाहिर है मैं ये क्यों भूल रहा हूँ कि आप पॉज करते रहते हुए इसको बहुत देख रहे होंगे। मैं एक सेंटेंस यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ रियल के लिए, फिर मैं इसे मिटाता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सेंटेंस, अगर हम जल्द घर पहुंचे या पहुंचेंगे, एक ही बात है। अगर हम जल्द घर पहुंचे तो अली हमसे मुलाकात कर लेगा। अगर हम जल्द पहुंचे तो अली हमसे मुलाकात कर लेगा। सच इज दिस स्टेटमेंट जो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख चुका हूँ और मैं चाहूंगा कि पहले तो ये सेंटेंस मेरे साथ लिखिएगा, लिख लेंगे तो फिर इसकी डिस्कशन हम यहाँ पर इंशाल्लाह ताला आसानी से कर सकेंगे। एक बार फिर आपके सामने दोबारा से जल्दी से बताता चलूँ, आप लिख भी रहे हैं साथ साथ, उम्मीद करता हूँ ये तो लिख चुके हैं। What I'm trying to prove is that what real conditional or conditional type 1 actually does. जुमले पे गौर करिएगा प्लीज, देखें। एक हिस्सा है अगर हम जल्दी घर पहुंचे, ये वाला पार्ट, उसके बाद ये तो वाला पार्ट अलग कर दें। अब ये तो वही है जिसकी जगह मुझे कॉमा यूज करना है, राइट। फिर आप आ गए दूसरे हिस्से पर, ये वाला पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं ये आपका मेन क्लॉज है, ठीक है। तो इफ क्लॉज आपका दो से पहले और मेन क्लॉज आपका तो के बाद ही होगा। उर्दू इसी तरीके से अमूमन जहन में आती है। इंग्लिश में हम आगे पीछे स्टेटमेंट्स को कर सकते हैं। अब करना क्या, व्हाट इज द रूल। इस जुमले से पता चलता है कि अभी मुलाकात करने, अभी घर पहुंचना पॉसिबल है, नहीं पहुंचे, स्टिल इट इज टू हैपन इन फ्यूचर। तो इस पहले ही हिस्से से हमें ये पता चल जाएगा कि हम एक ऐसे शर्त की बात कर रहे हैं जो रियल है, और रियल है तो किसी ऐसे शर्त की बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में है और जो कि कंप्लीटली पॉसिबल है। अब आसान तरीन लफ्जों में सुनिएगा, ये रहा इफ क्लॉज, ये रहा मेन क्लॉज। अब मैं इसी के ऊपर सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। अगर हम जल्द घर पहुंचे, अच्छा देखें, जल्द घर पहुंचे इसका मतलब ये होता है ना जल्द घर पहुंच जाएंगे, पहुंचे या पहुंच जाएंगे, बात तो आने वाले कल की हो रही है, तो ये फ्यूचर टेंस हुआ, दिख रहा होगा। तो के बाद इसके बाद वाला टेंस भी देख लेते हैं, अली हमसे मुलाकात कर लेगा, कर लेगा ये भी फ्यूचर है, तो ये भी फ्यूचर हुआ, पहला वाला भी फ्यूचर हुआ। इट्स फ्यूचर वर्सेस फ्यूचर। बट द पॉइंट इज हर वो फ्यूचर का जुमला, हर वो फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला जिसे अगर आप इफ के साथ लिख दें, हर वो फ्यूचर का जुमला जिसे आप इफ के साथ लिख दें, उसमें will और shall यूज नहीं होते। आई रिपीट, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस आप इफ के साथ लिख दें तो उसमें will और shall रिपीट यूज नहीं होते, बल्कि इंग्लिश में जैसे ही इफ के साथ लिखा जाता है तो सेंटेंस फ्यूचर का ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक बनता है। मसलन
अगर हम जल्द घर पहुंचे, अब फ्यूचर इंडेफिनिट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इफ वी रीच, अब देखिए मैंने क्या लिखा बाय डिफॉल्ट, जो मैं भी समझा रहा था, मैंने वी विल या वी शैल रीच नहीं लिखा। आमतौर पे इफ नहीं होता तो मैं यही लिखता, लेकिन इफ लगाया तो विल और शैल दोनों में से कुछ यूज नहीं होगा, मतलब इसका स्टिल आने वाले कल के लिए, लेकिन इफ के साथ, व्हेन के साथ, व्हेनेवर के साथ, हाउएवर के साथ, व्हाटएवर के साथ, ये बहुत सारे और भी दूसरे हैं, अनलेस के साथ जब भी कभी हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे उसमें विल और शैल यूज नहीं होगा। इफ वी रीच होम अर्ली, इफ वी रीच होम अर्ली, अगर हम जल्द घर पहुंचे, मेन क्लॉज, अब जब मेन क्लॉज की बात करें तो वो भी फ्यूचर ही है, लेकिन हुआ क्या, जो पहले वाला क्लॉज था उसमें इफ के बाद मुझे जब जुमला लिखना पड़ा तो फ्यूचर नहीं था, प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। तो मेन क्लॉज के अंदर क्या होगा, मेन क्लॉज में तो इफ वैसे भी यूज नहीं हो रहा, और ये मेन क्लॉज है कि जिसमें आप देखें स्टिल जुमला अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव इसमें फुल स्टॉप भी लगेगा, ये भी नोट करें, असल टाइप ऑफ सेंटेंस मेन के अंदर पता चलता है, खैर जाने दें। तो यहाँ पर आप जो जुमला लिखेंगे वो फ्यूचर का उर्दू में भी सुनाई देगा और इंग्लिश में भी लिखाया जाएगा, क्योंकि इस पार्ट में इफ था, यहाँ इफ नहीं है, ठीक है ना, तो ये आजाद हो गया, तो जैसा लिखा है वैसे लिखते हैं। तो यानी कि सो या कॉमा अली हमसे मुलाकात करेगा, सो अली, अब मैंने लिख दिया वो, देखिए इफ होता तो मैं यहां से भी हटा देता, यहाँ इफ होगा, अली विल मीट अस। मॉडर्न इंग्लिश में जाहिर है कि हम अक्सर किस तरह के जुमले यूज करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में हम घर को होम के बजाय प्लेस कहना पसंद करते हैं। इफ वी रीच आवर प्लेस, अच्छा आर लगाना पड़ेगा, ओ यू आर आर, इफ वी रीच आवर प्लेस अर्ली, मॉडर्न इंग्लिश में मीट की जगह सी का वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, अली विल सी अस, अली विल कैच अप विद अस, अली विल गेट टू सी अस, बोलने के लिए मल्टीपल दूसरे वेरिएशन है, तो कोशिश करेंगे इसका इस्तेमाल करें। आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ होगा, और मैं चाहूँगा कि ऐसे बहुत से दूसरे जुमले हैं जो आप मुझे बनाकर दिखाएं। एक और जुमला ज़बानी तौर पर डिस्कस कर लेना चाहूँगा, अगर मैं इस जुमले के आखिर में सवाल बना दूँ, अगर हम जल्द घर पहुँचे या अगर हम जल्द घर पहुँचेंगे तो क्या अली हमसे मिलेगा, तो क्या अली हमसे मिलेगा, तो ये विल पहले अली बाद में, और ये करने के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जुमला बनेगा इफ वी रीच होम अर्ली विल अली सी अस। अगर हम जल्द घर ना पहुंचे, चलो नेगेटिव आ गया, इफ वी डोंट रीच होम अर्ली, विल नॉट नहीं, इफ है ना, तो इसलिए स्टिल प्रेजेंट इंडेफिनिट इन्फ्लुएंस होगा, इफ वी डोंट रीच होम अर्ली अली विल नॉट या वोंट मीट अस any way possible। if we reach home early, अगर हम जल्दी घर पहुंचे, अली हमसे क्यों नहीं मिलेगा, why will Ali not meet us। अब जितने वेरिएशन जुमले के बन सकते हैं यहाँ तो सब आएगा, लेकिन उसी को देखते हुए फिर हम क्वेश्चन मार्क और बाकी चीजें डिटरमिन करेंगे, तो नोट कर लीजिएगा, मैं बस इसको मिटाने जा रहा हूँ। here I give you the second part। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, ऑफिशियली मैं लिख भी देता हूँ, हमारा जो टाइप का काउंटर है उसमें हमारा टाइप 1 यहां पर इज कंप्लीटली एंड एम्फेटिकली डन। टाइप 1 हमारा हो चुका है, ठीक है जी, इट्स कंफर्टेबली डन। अब रह गया है टाइप नंबर 2, तो हम टाइप 2 की बात करने जा रहे हैं, वो भी मैं लिख ही देता हूं एहतियातन जब तक आप ये नोट कर रहे हैं, एंड विल सी कि अब टाइप 2 में क्या मौजूद है। हियर वी गो। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, यकीनन आप लिख चुके हैं। मैं सिर्फ क्या मिटा रहा हूं, मैं हेडिंग्स को यहां पर थोड़ा सा अमेंड करूंगा और कुछ भी नहीं। ऑफ कोर्स सिर्फ हेडिंग्स को अमेंड करना मेरा काम है, टाइम और बाकी चीजें हेडिंग वाइज बिल्कुल सेम रहेंगी। इवन की जो सेंटेंस मैं यहां पे लिख रहा हूं उसको उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस हैं, सेम सेंटेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। बल्कि इसमें भी मैं एक पार्ट लिखा रहने देता हूँ ताकि मेरा और आपका वक्त यहाँ पर बचे, और कुछ मैं एट द सेम टाइम मिटाऊंगा। अच्छा अब गौर करें, एक चीज़ हमने बचपन में सीखी है कि राइट हैंड साइड पर जो चीज़ हो, यानी राइट हैंड साइड आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड होगा।
आपके लिए कहता हूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर कोई चीज हो तो राइट हैंड साइड पर भी चीज बराबर होनी चाहिए, दोनों एक जैसी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अनरियल 1 की। अच्छा, इसका नाम ऐसे लिखते हैं, जरा ध्यान देंगे, इसे देखिएगा। इसको कहा जाता है अनरियल 1, जो कि बेसिकली कंडीशनल की टाइप नंबर 2 है। कहा जाता है अनरियल 1, बट इट इज बेसिकली टाइप नंबर 2। क्या शो करता है अनरियल 1? ये जरा ध्यान से सुनिएगा। इट शोज दैट द टाइम is now of unfulfilled past। एक ऐसा फ्यूचर जो आपने प्लान किया हो वो पूरा नहीं हो सका। मसलन आप कहते हैं अगर हम जल्द घर पहुंचते, नहीं पहुंचे, प्लान किया था लेकिन फेल हो गए, अगर हम जल्द घर पहुंचते तो अली हमसे मिल लेता या अली हमसे मुलाकात कर लेता। अच्छा, इस जुमले को गौर से सुना आपने, इसमें आपने क्या देखा? एक पछतावे की बू आ रही है, लेकिन ये पछतावा नहीं है। इसका ये मतलब जरूर हुआ कि जो एक दफा आपने प्लान किया, अनरियल 1 की बात कर रहा हूं, जिसमें आप एक दफा जो प्लान करें वो अगर आप ना कर सकें तो आप अनरियल 1 बनाते हैं। बट इट डजंट मीन, रिपीटिंग, इट डजंट मीन कि आप अनरियल 1 में कभी भी वो काम जो नहीं हो पाया वो दोबारा नहीं कर सकते। यानी अगर मैं ये कहूं अगर हम जल्दी आ जाते तो अली से मिल लेते, तो इसका मतलब ये है कि कल को जल्दी कर लेंगे और अली से मिल लिया करेंगे। तो आसान लफ्ज़ में होगा, अनरियल 1 में मौत नहीं आती, अनरियल 1 में पछतावा भी नहीं होता, सिर्फ एक बात होती है, बच्चा फेल हो गया, बाप कहता है अगर पढ़ लेते तो पास हो जाते। इट मींस आगे पढ़ो, आगे फिर पास हो जाना मेरे बच्चे, मेरे लाल, समथिंग लाइक दैट। तो अब गौर करने वाली बात यह है कि इसका स्टेट क्या हुआ। इसका स्टेट कहता है कि भाई फिलहाल तो जो सोचा था, क्योंकि वो अनफुलफिल्ड पास्ट बन गया है, फिलहाल जो सोचा था वो करंटली इम्पॉसिबल तो दिख रहा है, यानी अभी तो नहीं हो सकता, होना चाहिए तो नहीं हुआ, लेकिन ये शो करता है ऐसे किसी काम को which is possible later। अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई गम नहीं, पॉसिबल आगे होगा, ये पक्की बात है, आगे के लिए पॉसिबल है। तो जुमला क्या होगा, थोड़ी सी चेंजेस। अगर हम जल्दी घर थोड़ा चेंज कर देते हैं, चले जाते, अगर हम जल्दी घर चले जाते तो अली हमसे मुलाकात कर लेता। ठीक है, अगर हम जल्दी घर चले जाते, अगर हम जल्दी घर जाते तो अली हमसे मुलाकात कर लेता। अब होगा क्या, पहले आपने क्या किया, रियल में आपने इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा। अब रियल का उल्टा है अनरियल, तो उलट कर देखा जाए तो प्रेजेंट का अल्टरनेटिव क्या होता है बेटा, पास्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह आप क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। इन शॉर्ट जहां रीच लिखा था उसे सेकंड फॉर्म कर देंगे। अगर हम जल्द घर चले जाते, इफ वी वेंट, अब मैंने चले जाने की बात यूज की तो मैं गो की जगह उसकी सेकंड फॉर्म वेंट यूज करूंगा। इफ वी वेंट होम अर्ली, अगर हम जल्दी घर चले जाते, यहां सेकंड फॉर्म लगाई तो बैलेंस करने के लिए अपने राइट हैंड साइड पर भी एक अदद जो वर्ड है उसको भी उसकी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। सो द गेम इज ओवर। इफ वी वेंट होम अर्ली, अगर हम जल्द घर चले जाते, अली वुड मीट अस, अली हमसे मुलाकात कर लेता। इट मींस आगे से ऐसी कोताही नहीं होगी, हम जल्द घर चले जाएंगे, अली स्टिल हमसे मिल लेगा। अब गौर करें, हम इस वुड की जगह कैन भी यूज कर रहे होते तो कुड हो जाता, मे यूज कर रहे होते तो माइट हो जाता, डिपेंड करता है, फिलहाल इसकी बात नहीं कर रहे। आपने देखा किस तरह से बैलेंस हुआ। आप इसको गो में चेंज करें, इसको विल में चेंज करें, ये वापस अनरियल से निकलकर रियल बन जाएगा। तो दोनों का फर्क आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको नोट करेंगे। Second type is officially done. Here I put my mark here.
ठीक है जी, थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं फ्यू सेकंड्स। साथ साथ नोट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंस वन गो में हम खत्म कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी टेस्ट प्रिपरेशंस में और मेजॉरिटी के लेवल्स जो हैं किसी भी तरह के एकेडमिक लेवल्स, उसमें कंडीशन के 3 अहम टाइप्स का पहले इस्तेमाल होता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आगे मजीद इसकी टाइप्स जरूर लेकर हाजिर होगा। सो नाउ वी आर डाउन टू the very last one to be the third one। देखते हैं इसमें क्या मौजूद है और इसके फौरन बाद आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखें, रियल इज टाइप नंबर 1, अनरियल 1 इज आवर टाइप नंबर 2। अब अनरियल 1 आपकी समझ में आ गया, ठीक है। मजे की बात, अब जिस जुमले में हम जा रहे हैं दैट इज अनरियल 2, वो हमारा टाइप नंबर 3 होगा। यानी आपके सामने चेंज कर देता हूं, क्या करना है, ये 1 से 2 हो गया और ये टाइप 2 से 3 हो गई। हाउ सिंपल। इसका मतलब एक चीज सेम रही, वो एक चीज क्या है बेटा, अनरियल अनरियल ही रहा। इसका मतलब एक चीज सेम हो गई, पास्ट स्टिल अनफुलफिल्ड रहा, लेकिन अब जैसे कि पहले सुना अनरियल 1 में पछतावा नहीं था। वो कहते हैं ना वालिद साहब का टोन, अगर मेहनत करते तो पास हो जाते, इसमें पछतावा नहीं है, इसमें स्टिल एक इंकरेजमेंट है, हिडन है लेकिन है। अब इमेजिन करें कि सेम स्टेटमेंट है, सेम एंडिंग है, इफ क्लॉज की भी मेन क्लॉज की भी, लेकिन जुमले में टोन चेंज हुआ है। जी हाँ, जब आपका सिर्फ टोन चेंज होता है तो आप अनरियल 1 से अनरियल 2 की तरफ चले जाते हैं। वो एक अलग बात है, हमारे पाकिस्तान में स्पेशलिस्ट बहुत सारे हैं जो अनरियल 2 की भी उर्दू ज़बरदस्ती बना लेते हैं, नहीं होती है वैसे, सेंस होता है सर, ठीक है ना। टोन चेंज हुआ, गुस्से में आ गए, डिलिबरेट हो गए, तो अनरियल 1 से अनरियल 2। जैसे सुनिएगा पहला टोन, अगर मेहनत करते तो पास हो जाते बेटा। अब वालिद साहब गुस्सा आ गया, अगर मेहनत करते तो पास हो जाते, मतलब टोन चेंजेस। इस टोन ने बता दिया कि ना सिर्फ के पास्ट जो कि मुकम्मल नहीं हुआ, ना सिर्फ कि मुकम्मल नहीं हुआ था, बल्कि वालिद साहब को उस पर पछतावा भी है। ना सिर्फ कि पास्ट अनफुलफिल्ड है, बल्कि एट द सेम टाइम वो रिग्रेटफुल है। यानी कि रिग्रेटफुल यानी बाइसे पछतावा है। अब पछताने से हुआ क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। एक मुहावरा इंग्लिश का, देयर इज नो नीड टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है। अच्छा खैर, अब गौर करने की बात है, मैंने इसकी कंडीशन लिख दिया, दोबारा लिख सकते हैं। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अनरियल 1 भी इम्पॉसिबल था, मगर कैसा, करंटली, जो आगे पॉसिबल है। लेकिन अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, अब एक ऐसे अनरियल की बात हो रही है जो आगे पॉसिबल हो ही नहीं सकता और जो इस वक्त भी करंटली नहीं, अब कहा जाए तो कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। इट्स नॉट कंप्लीटली इम्पॉसिबल। जुमला चेंज नहीं करूंगा, इसी जुमले को दूसरे टोन से पढ़ते हैं। पहले अनरियल 1, अगर हम जल्द घर चले जाते तो अली हमसे मुलाकात कर लेता। अगर हम जल्द घर चले जाते तो अली हमसे मुलाकात कर लेता। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ही लगा दिया जाए तो अनरियल 2 हो जाएगा। मैं कहता हूं अच्छा चलो ठीक है, अगर हम जल्द घर चले ही जाते तो अली हमसे मुलाकात कर ही लेता, ऐसे भी ठीक है, ओके फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बट आई स्टिल रिपीट द सेम। अनरियल 1 और अनरियल 2 में जुमला सेम रहता है, इट्स डिफिकल्ट टू राइट इट्स उर्दू। हाउएवर यहां पर रिग्रेटफुल पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट तो स्टिल रहेगा, लेकिन पहले पास्ट सिंपल यूज होता था अनरियल 1 में, अब अनरियल 2 में आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट। यानी पास्ट परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि आपने हैड लगाना है, ठीक है, और वेंट था तो उसकी थर्ड फॉर्म गॉन कर देनी है। इफ वी हैड गॉन होम अर्ली, अगर हम जल्द घर चले ही जाते, ऐसे ले लेते हैं। अली वुड, अच्छा वुड ही रहेगा क्योंकि पास्ट था, लेकिन क्योंकि यहां पर भी आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म उर्फ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऐड की है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये ऐड किया है तो राइट हैंड साइड में क्या करना किया है आपने, यहां पे क्या करना होगा, आपने वुड के बाद ही हैव लगाना होगा, हैड नहीं, और उसके बाद आपने मीट की थर्ड फॉर्म
met का इस्तेमाल करना होगा, या जो भी वर्ब आप यूज करो उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। लीजिए बन गया, ये हो गया शदीद पछतावा। If we had gone home early, Ali would have met us। अच्छा मजे की बात, ये बड़ा हो गया जुमला, लग रहा होगा यार इतना बड़ा जुमला कौन बोलता है, सच है। तो ऐसे में इंग्लिश की माहिरीन ने इसका तोड़ निकाला। क्या तोड़ निकाला? सेम सेंटेंस है, सेम प्रोबेबिलिटी। आप अनरियल 2 में विच इज कंडीशनल टाइप 3, जब आप पछतावे की बात करें तो आप इफ को हटाएं, हैड को वी से पहले ले आए और फिर पढ़ें हैड वी गॉन होम अर्ली। ये फ्लेवर इफ वाला ही दे रहा है, हैड वी गॉन होम अर्ली। इसका ये मतलब नहीं कि सवाल बन रहा है, स्टिल अफर्मेटिव है। हैड वी गॉन होम अर्ली, अली वुड हैव मेट अस। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा और इस तरीके से हमारे तीनों पार्ट यहां पर मुकम्मल हो गए एट वन गो। बताइए और आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं, और इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय।